नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम 1000 प्रश्न जिसमें लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। 1000 प्रश्न हमने छांट लिए हैं और उन पर हमें चर्चा करनी है। व्याकरण के और हिंदी से संबंधित जो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे सब कुछ उसमें लेकर के आए हैं। तो आप मेरा निवेदन होगा कि आप हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र या हिंदी भाषा से संबंधित बोली इत्यादि संबंधित जो भी प्रश्न आप यदि पूरी तैयारी करना चाहते हो तो इन 1000 प्रश्नों के लगातार आप वीडियो देखते रहें। और इसके पहले भी हमने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो भी देख लें। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, आँख शब्द का तत्सम है। मेरा निवेदन होगा आप भी कमेंट में उत्तर बताइए हमारे बताने से पहले। आँख शब्द का तत्सम है, ठीक है। तत्सम क्या कहलाते हैं कि संस्कृत भाषा से बहुत से शब्द जो संस्कृत से थे हिंदी में आ गए, तो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में है, उनको कहते हैं तत्सम। और जो बदल गए हिंदी में आते आते संस्कृत से, उनको कहते हैं तद्भव, ठीक है। आगे और विषय समझाएंगे। तो आँख शब्द को कहते हैं अक्षी। क्या कहते हैं? अक्षी। ABC या D आपको कमेंट में लिखना है। तो आँख शब्द का तत्सम हो जाएगा अक्षी। अगला देखें, कई बार पूछा गया है, साखी शब्द का तत्सम। साखी शब्द, सबसे पहले तो आपको तत्सम जानने के लिए अर्थ जान लेंगे तो और अच्छे से बता देंगे। तो साखी का होता है साक्षी। कमेंट में आप उत्तर देते जाएं, देखिए कौन कितनी आपकी तैयारी है, कितने लोग सही बताते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें रिक्शा जो है वह किस भाषा का है? जापानी भाषा का। आप तो याद रख लीजिएगा रिक्शा कहाँ से आया था? जापान से। बस इतना याद रख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। एक और बात बता दें कि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हों और चाहे संस्कृत की, हमारे चैनल पर पूरे व्यवस्थित आपको वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो अगला देखें, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में तो आपको बता दें, उत्थान को पहले आप विकसित कर लें। उत प्लस थान, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। उत किसने नंबर पर दिया है? C दिया है। ABCD में से C। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? याद रखिएगा, उपसर्ग रहित पूछ रहा है, सहित नहीं। कई बार पेपर में जल्दी में कुछ भी लगा के और आ जाते हैं। रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो अपमान एक यहाँ पर दिया है, एक दिया है अपना, आवरण और अपकीर्ति। जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए। तो आपको बता दें, अपमान में अप उपसर्ग है, आवरण में आ उपसर्ग है और अपकीर्ति में भी अप उपसर्ग है। तो अपना क्या उपसर्ग से रहित है? क्योंकि आ अलग हो जाएगा, आ उपसर्ग है नहीं। पना, पना ये कोई शब्द होता नहीं, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब देखें संधि। संधि की वैसे ट्रिक तो हमने बताई दी, सबको बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है कि सर ऐसी ट्रिक अभी तक नहीं देखी। आप भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। संधि एक लाइन में आपको पहचानना आ जाएगी। महर्षि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो आपको बता दें कि महर्षि का जो संधि विकसित होता है वह होता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, इससे मिलकर के क्या बनता है? महर्षि। तो इसमें स्वर संधि है। अब स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है, ये आपको कमेंट में लिख करके बतलाना है। ये आपको स्वयं सर्च करना है, बतलाना है। अगले वीडियो में चाहे मैं बता दूंगा यदि आप पे नहीं बनता है तो। ठीक है, अगला देखें। अगला है स्वागतम। स्वागतम में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि हमने ट्रिक भी बताई थी कि या, रा, ला या बा, इस शब्द के पहले कोई आधा शब्द लगा हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पे बा के पहले आधा सा लगा है, इसलिए कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, तो आपको बता दें इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। आप हमारे इन प्रश्नों को पढ़े, मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न कवर करा दूं। जैसे मैंने विच्छेद भी बता दिया और संधि भी, तो ये इससे आपको सही रहता है। अब देख लें, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन ईश, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश, ये संधि विच्छेद हो जाए। अब संधि कौन सी होगी? तो आपको बताया था कि प्लस के इस तरफ जब कोई भी हलंत वर्ण हो, हलंत मतलब
ये जो चिन्ह लगा है ना ताकि नीचे आधा कर देता है, आ अलग हो गया, तो ये कहलाता है हलंत। तो प्लस के इस तरफ जो हलंत हो या मतलब इस तरफ व्यंजन हो तब कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। किसी में भी आप इसको लगा लीजिएगा। अब देखते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का ए बी सी या डी, जल्दी से कमेंट में आप उत्तर दें कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें इसका हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, इससे मिलकर के क्या बना? महोत्सव। कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको बता दें गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक मात्रा एक ही मात्रा हो या फिर एक ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर लगी होनी चाहिए, मतलब आपको क्या लगा करके आना है? गुण संधि वहां पर लगा करके आनी है। तो महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब देखें यशोदा। यशोदा, यशोदा में जो है वह कौन सी संधि है? भाई आपको बतलानी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यशोदा का? तो यशाह प्लस दा। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। यशाह प्लस दा, तो विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। तो कौन सा क्या बन जाएगा? यशोदा। इसका याद रखिएगा, विसर्ग का ओ होना, इस नियम को विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा यशोदा, याद रखिए, क्योंकि वहां पर विसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास। संधि और समास दो ऐसी चीजें हैं कि आपने समझ ली ना तो याद रखिएगा कि आपके किसी भी एग्जाम में कम से कम 4 नंबर पक्के हो गए। और इन दोनों के वीडियो ही ट्रिक के साथ हम अपने चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेकर के आए। हम जाएं प्ले लिस्ट में जाके इनको देख लें। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। सप्ताह। सप्ताह मतलब सबसे पहले आ रहा है सप्त शब्द। सप्त मतलब संख्यावाची। तो हमने बताया था कि संख्यावाची दिगु, मतलब पहला शब्द जहां पर संख्यावाची हो वहां पर दिगु समास होता है। तो इसका डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जितने में हम व्याख्या बताते ना उतने में आपको कमेंटों में उत्तर बतला देना है। आगे देखते हैं रोग पीड़ित, मतलब रोग पीड़ित। अब ये समास बताइए कौन सा समास है? तो इसका अपन विच्छेद कर ले एक बार। रोग से पीड़ित, किससे होता है पीड़ित व्यक्ति? रोग से पीड़ित होता है। तो यहां पर हो जाएगा डी, रोग से पीड़ित। ठीक है। और तृतीया तत्पुरुष इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यदि उसका भी अपन को भेद बताना है तो तृतीय तत्पुरुष आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखें, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? कर्मधारय आपको बताना है कि जो इतने शब्द दिए हैं उसमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष स्वभाव होता है, मतलब एक विशेषण होता है, विशेषण के द्वारा विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखें नीलोत्पले दिया है, तो नील उत्पल। ठीक है, तो ये नीले से किसकी विशेषता बता रहे हैं? उत्पल की विशेषता बतला रहे हैं, या नील कमल इत्यादि जो आ जाते हैं। तो ये किस कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? सी, उपमान उपमेय भाव या विशेषण विशेष भाव जहां पर होता है। अब द्वंद्व समास आ गया। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो हमने बताया था द्वंद्व समास में आपस में दो शब्दों में द्वंद्व होता है, या तो ये विपरीतार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीतार्थक होते हैं अधिकतर द्वंद्व समास में। तो आप सीधे ही देख लेंगे त्रिनेत्र कहीं विपरीतार्थक नहीं, पीताम्बर में भी नहीं, घनश्याम में नहीं, जय पराजय है, सीधा आप लगा लें। मैं कह रहा हूं गारंटी से यदि आप हमारे पूरे हिंदी व्याकरण के वीडियो देख लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसा भी आपका हिंदी व्याकरण का प्रश्न आ जाए, बस ये है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, वीडियो को देखिए, सुनिए, और उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। प्ले लिस्ट में जाकर के जो आपके वीडियो छूट गए हैं वो भी देख लीजिए। अगला देखें, दिगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? अब देखें, फिर हमने बोला था आपसे कि पहला शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाची। जो 4 में से कौन सा आपको संख्यावाची दिख रहा है? तो आपको बता दें चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह। समाहार अर्थ में हमेशा दिगु समास होता है। समाहारे दिगु संस्कृत में कहा गया। संस्कृत के तो पूरे वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे, चाहे पेडागोजी हो चाहे व्याकरण, वो भी आप देख लें। तो समाहारे दिगु मतलब समाहार के अर्थ में, तो 4 राहों का समूह क्या हो जाएगा? चौराहा, दिगु समास। आगे बढ़ते हैं, दावाग्नि शब्द का अर्थ है। अब देखें, कई प्रकार की अग्नि होती है और मैंने देखा बड़वाग्नि, दावाग्नि इत्यादि पूछे ही जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आज हम आपको याद करा दे रहे हैं।
तो बता दें सबसे पहले तो दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि। याद रखिएगा, जंगल में जो आग लगती है क्या, दावाग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, क्या कहते हैं, जठराग्नि। और जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि या बड़वा अनल कहते हैं। ठीक है, बड़वा अनल, अनल मतलब भी क्या होता है, आग होता है, तो बड़वा अनल उसको कहते हैं। तो अब देखें आप याद कैसे रहेंगे। जंगल में आग लगती है दावाग्नि। जब कहीं जंगल में आग लग जाए तो व्यक्ति कैसे भागेगा, पैर दबा करके भागेगा, तो दावाग्नि क्या हो जाएगी, जंगल की आग। ठीक है। अब पेट का दूसरा नाम है जठर। पेट का कैसा है, दूसरा नाम क्या है, जठर। तो जठर है, तो पेट की अग्नि को क्या कहेंगे, जठराग्नि। ऐसे आपको याद है, ये आपने सुन लिया मतलब आपको याद हो गया, देखना पेपर में भी आ जाए तो अब बन जाएंगे। अब जल में लगनी आग को क्या कहते हैं, बड़वानल या बड़वाग्नि। ठीक है। अब मान लो कोई समुद्र में आग लगी, समुद्र कैसा होता है, बड़ा होता है, भयंकर विशाल होता है, और जल में आग लग जाए बहुत बड़ी बात है कोई, तो बड़वानी, बड़ी बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि। जल में आग लगना बड़ी बात है, इसलिए क्या हो जाएगा, बड़वानल या बड़वाग्नि। तो आपने तीनों याद रख ली, जंगल की आग क्या, दावाग्नि, जठराग्नि पेट की आग, और बड़वानल या बड़वाग्नि किसकी आग हो गई, जल में लगने वाली आग। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक बटन पर एक बार क्लिक कर दें, तो हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ वीडियो आएंगे। आगे देखें, किस शब्द का अर्थ मयूर है। अब 4 शब्द दिए हैं, आपको बतलाना है कि 4 में से कौन से शब्द का अर्थ मयूर है। जल्दी से करें क्योंकि समय को बचाते हुए हमें पूरा काम करना है। कम समय में मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, ज़्यादा आपके लिए लाभ हो। तो मयूर कहते हैं, आपको बता दें, केकी। ठीक है, केकी को क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं। एक हमने लाइन पढ़ी थी, केकी कंठ समान छवि, मतलब केकी मतलब मयूर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, केकी, केकी मतलब मयूर, मयूर मतलब मोर। ए और याद रख लें, नहीं तो भूल जाएं। अब देखें, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। पुरंदर शब्द कई बार पूछा गया कि पुरंदर किसके लिए प्रयोग होता है, तो आपको बता दें कि इंद्र के लिए। इंद्र के लिए शक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, और पुरंदर भी कहते हैं, और इंद्र भी कहते हैं, और देवराज भी कहते हैं। तो पुरंदर किसके लिए प्रयुक्त होता है, इंद्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न दोस्तों वो ही हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। ये याद रखिएगा कि क्या नहीं पूछा गई है, नहीं तो क्या कई लोग सोचते हैं निम्न में से कौन सा पुष्प का पर्याय, अच्छा पहले ही देखा कुसुम, आगे बढ़ गए, बस यही गलती कर जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने देखा हर पेपर में व्यक्ति गलत करके आता है, उनसे हमें बचना है, और वो हम आपको अभ्यास कराते कराते उससे बचना सिखा देंगे। तो यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहे हैं। कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, प्रसून भी है, और सुमन भी है, तो अनंग नहीं होगा। क्या, अनंग नहीं होगा। ठीक है, अब अनंग किसका पर्यायवाची है वो आप कमेंट में बताइए, देखते हैं अभी आपकी पढ़ाई कितनी है। तो 3 क्या हो गए, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। मतलब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता ना, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अब बताते जाइए कमेंट में, जल्दी जल्दी उत्तर फटाफट, तो सब पे बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखे वह कौन कहलाएगा, तो वह कहलाएगा जिज्ञासु। मतलब जिसके मन में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु। दोनों को याद रखिएगा। ज्ञानवान तो वो कहलाएगा जो ज्ञानी है, ज्ञाता कौन कहलाएगा, जो जानने वाला है। ठीक है, और ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, तो जिज्ञासु हो जाएगा। आगे देखें, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। जो किए गए उपकार को ना माने उसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न। अपन बोलेंगे उसको, भैया तुम कृतघ्नी हो गए, क्योंकि किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया और तुम उसको भूल गए, इसलिए वो क्या हो गया, कृतघ्न। और इसके विपरीत यदि आ जाएगा, जो किए हुए उपकार को मानता हो, जो माने कि इसने उपकार किया, तो उसको कहते कृतज्ञ। क्या कहते, कृतज्ञ।
कि आप इनके प्रति कृतज्ञ हैं, आप उपकार को मान रहे हैं। तो जो मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, लेकिन यहाँ पूछा ना माने तो उसको कृतज्ञ कहेंगे, उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ बेनिफिट बता देते हैं अनअकैडमी ऐप के। मैंने आपको शुरू में फ्री प्लान के बेनिफिट तो बताए थे, अब मैं वो महत्वपूर्ण बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको बता दें कि उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आपका पूरा बैच मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, आप अलग अलग बैच हैं, 10 महीने के लिए भी आप MPPSC प्री मेंस का भी बैच ले सकते हैं, और प्रत्येक मतलब मंथ में नए नए सेशन लॉन्च होते हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। 2 ईयर फाउंडेशन बैच भी है, अभी मैं आगे सबके प्राइस भी बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बैच हैं। T20 डेज टारगेट MPPSC प्रीएम्स लॉन्च एवरी मंथ होता है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और 3 मंथ के लिए भी बैच बनाया जाता है। आप MP के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर, या फिर किसी भी MP के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान्स का लाभ जरूर लें। इसमें 50+ टॉप MP के जो एजुकेटर हैं, जिनको कई वर्षों का अनुभव है, वह डेली आपकी लाइव क्लास लेंगे, और एक मंथ में आपको 2500+ लाइव क्लास मिलेंगी। अनअकैडमी ऐप के माध्यम से डाउट क्लियरेशन सेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लासें मिलेंगी, और नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 20,000+ आपको MCQ क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, तो आप ज़रूर से लाभ लें। और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, MPPSC व्यापम चुनना है, उसके बाद प्लस पर जाना है, और प्लस पर जाने के बाद यहाँ पर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए प्लान खुल कर के सामने आ जाएंगे, जिसमें मंथ का प्लान है 1440 का, 3 मंथ का है 3600 रुपये का, 6 मंथ का है 6480 का, 12 मंथ का है 7920 का, और 24 मंथ का 11,450 रुपये का प्लान है। आप कोई भी प्लान लें, यदि आप चाहते हैं कि हमें कुछ छूट मिले तो आपको 10% डिस्काउंट विशेष रूप से दिया जा रहा है। आपको रेफरल कोड याद रखना है, सुमित जैन, उसको जैसे ही आप डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप फ्री लाइव क्लासेस कोर्स का आनंद ले सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, ठीक है ना, अपन नहीं कहते निंदक नीरे राखिए वाली बात करते हैं ना, तो हर समय उसकी आदत रहेगी दूसरों के दोष ही खोजेगा, तो उसको कहते हैं पर छिद्रान्वेषी। पर मतलब दूसरों के, छिद्रान्वेषी मतलब छोटे छोटे दोषों को भी, अन्वेषी मतलब अन्वेषण करता है, देखता रहता है वैसे इसमें क्या गलती कर रहे। तो याद रखिएगा, पर मतलब दूसरों के, छिद्र मतलब छोटे छोटे भी, अन्वेषी मतलब खोजना, अन्वेषण करना, तो पर छिद्रान्वेषी कहते हैं। कौन, किसको, जो दूसरों के दोष खोजता हो। पर निंदक तो दूसरों की निंदा करता हो, वो कहलाएगा। आलोचक भी वो ही कहलाएगा। सर्वनिंदक जो सबकी वो करे, निंदा करे। तो यहाँ पर छिद्रान्वेषी मतलब दूसरों के दोष खोजने वाला। और देखें, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है। सौतेली माता के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है, तो उसके लिए कहा जाए विमाता। जो माता नहीं है वह क्या क्या कहलाएगी, विमाता। लेकिन सौतेली माँ भी माँ ही मानी जाती है, उसको विमाता की कोटि में आता है। कुमाता जो बुरी माता होती है, याद रखिएगा। सुमाता जो अच्छी माता है। तो यहाँ पे लेकिन पूछा है सौतेली माता के लिए, तो वह क्या हो जाएगी, विमाता हो जाएगी। आपको तो बस कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते जाना, जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हों। डेली आप 10-15 मिनट का समय निकालिए, कुछ दिन आप पढ़िए हिंदी व्याकरण में, कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा प्रश्न तो वो ही फंसेंगे जो हम आपके लिए ले करके आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो जिसके छूट गए हों वो भी देख लें चैनल पे जा करके। अगला देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके। अब जिसको जीता नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। तो वह हो जाएगा अजेय। जो जीता ना जा सके वह क्या हो जाएगा, अजेय। ठीक है, यहाँ पे अज्ञेय दिया है। अज्ञेय मतलब जो जाना जा सके। दुर्जय मतलब जिसको पार ना किया जा सके, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अजेय कहलाएगा वह। और देखते हैं, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों से जिसको हम देख ना सकें, जान ना सकें, वह क्या कहलाएगा। तो आपको बता दें कि जो इंद्रियों से परे हो, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको बता दें, ने ये पूछा है जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया हो,
तो वह कहलाएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें 2 लगते हैं, क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय, या फिर ऐसा कह सकते थे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वह जितेंद्रिय। और कई बार और जो इंद्रियों के गोचर ना हो उसको कहते हैं अगोचर, जिसको इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको कहते हैं अगोचर। ठीक है, अगम मतलब जहां पर ना जा सके उसको कहते हैं अगम, और अगणित जिसको गिना ना जा सके। तो यहाँ पर इसका भाव इनका ये लग रहा है कि जो इंद्रियों से परे हो, मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया उससे भी आगे हो, भाई कहलाता है जितेंद्रिय। 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? कमेंट में आपको भी उत्तर बताते जाना है। देखते हैं कितने भाई बंधु, कितनी तैयारी आपकी है, किस प्रकार की आपकी पढ़ाई है। तो 9 बजने को 10 मिनट हैं, तो इसमें आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 9 बजने में 10 मिनट हैं, 9 बजने को नहीं होता, 9 बजने में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखें, कपिस और कपीस का अर्थ है। ठीक है, तो एक तो आपको पता ही होगा कि कपीस मतलब तो होता है बंदर, तो पहले देख लो बंदर किस में है, 2 में है। ठीक है, अब कपिस थोड़ा शब्द लोगों को लग रहा होगा, तो कपिस मतलब गर्मी तो होता नहीं, हाँ कपिस मतलब मटमैला होता है, इसलिए इसका उत्तर ठीक क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, आप हमारे ऐसे वीडियो को देखते जाए, आपका इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप कहीं भी हिंदी व्याकरण में गलती कर करके नहीं आएंगे। और आपको पूरी तैयारी व्यवस्थित सिलेबस के अनुसार करनी है, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, हमारे इस चैनल को आप सर्च करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो फिर आपके लिए पूरा क्रम से अध्ययन मिलता जाएगा। अगला देखें, पेड़ों पर मैना बैठी है। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अब पेड़ों पर मैना बैठी है तो जम नहीं रहा है कि पेड़ बहुत सारे बोल रहे, मैना एक है, इसलिए क्या होना चाहिए, पेड़ पर मैना बैठी है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। हमारे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना है, इसलिए कमेंट खोल लें बिल्कुल और तैयार। अगला है, छंद का नाम बताइए। कौन सा छंद ये बताना है, तो है कोउ पापे हैं पंच तत्व प्राप्त सुनी जम गन धावत। अब यदि छंद का पता लगाना है तो ये कैसा है, मात्रिक छंद है, तो इसमें मात्राएं हमें गिननी पड़ेंगी, टोटल कितनी है। ठीक है, 2 मात्राओं का ऐसा चिन्ह रहता है, एक का ऐसा। तो अपन देखते हैं, कोउ, कोउ में का में ओ की मात्रा 2 है। बिल्कुल इसको ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ मात्राएं कैसे गिननी है आपको आज पता चल जाएगा, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। कोउ का में ओ की मात्रा है, तो इसको 2 मात्रा गिनेंगे, 2 हो गई। ऊ में 1, 3, बड़ा पा है इसलिए 2 मात्राएं, 5। पी में छोटी की मात्रा इसलिए 1 ही गिना जाएगा। फिर हा में भी 1। पंच में चंद्र बिंदी लगी है, तो आपको बता दें कि जहाँ पर चंद्र बिंदी होती है उसको 1 ही गिनते हैं, अलग से मात्रा नहीं गिनते, तो पा का 1 गिनेंगे। चा के और आधा ता है, तो चूंकि बाद में है तो चा को ही डबल गिनते हैं। किसी भी शब्द के बाद में, जैसे त्वा वा में आधा ता लगा है तो उसको इसके साथ डबल नहीं गिनेंगे, चा के साथ डबल गिनेंगे, तो चा का अपन क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, और वा का क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितनी होंगी, 2 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 और 1 11, 11 मात्राएं इस तरफ हो गई। ठीक है, अब दूसरे तरफ का गिनते हैं, 2 प्रा की 2, ठीक है, और ता की 1 3, और सा में छोटी चूकी छोटे ऊ की मात्रा इसलिए 1 ही गिनेंगे, और नी में भी छोटी की इसलिए 1 ही गिनेंगे, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 5। और जग जम गन 4 हैं सीधा, मतलब ठीक है, 1 1 1 1, तो 4 5 4 9। धा बड़ा है तो उसकी गिनेंगे 2। ठीक है, तो कितनी हो गई, 11, और वा और ताकी 1 1 2 13, तो इस तरफ है 11 और फिर अगले में है 13। तो इस प्रकार से जहाँ पर होता है वहाँ पर देखो, आपको उल्लाला तो होता नहीं, गीत का भी नहीं, हरि गीत का, तो रोला छंद होता है, क्योंकि दोहा का उल्टा है। दोहा में 13 11 होती हैं और रोला में 11 13 होती हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डले हैं, आपको तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक जरूर कर देना। देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा। देश निकाला मतलब देश से निकाला, 4 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कहाँ से निकालते हैं, देश से, इस प्रकार से होता है। अब देखें, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खाली स्थान को बनाए रखना जरूरी है।
किसी भी चीज का संक्षेपीकरण कर रहे, छोटा कर रहे, तो संक्षिप्तता के साथ क्या प्रवाहात्मकता भी जरूरी है, नहीं तो उसका प्रवाह खत्म हो जाएगा ना, तो फिर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए 1 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, कमेंट में आपको उत्तर बतलाना है। आप सोच रहे होंगे सर हम कम समय दे रहे हैं उत्तर बताने के लिए। देखिए, हमें आपका समय बचाना है और साथ में आपसे कमेंट में उत्तर भी चाहिए, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, कमेंट में उत्तर दें मेरे बताने से पहले। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राष्ट्रभाषा है चूंकि, तो किसका प्रतिनिधित्व करेगी? राष्ट्र का। तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र का। 3 नंबर उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिक्त पद निकलते ना, वही रिक्ति। तो रिक्ति को क्या कहते हैं? वैकेंसी। ये है, कितनी वैकेंसियां निकली आप हमेशा कहते। उत्तर बिल्कुल आपको पता होता है कई बार, लेकिन आप फिर भी पेपर में गलत करके आ जाते हैं। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगवा रहे, हिंदी कर रहे कि आप वो गलती ना करें कि आपको बनते हुए भी आप गलत करके आए। वो गलती से हमें बचाना है, बाकी तो याद करानी है। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। जो सारी पृथ्वी का राजा होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, चक्रवात तो कहते नहीं, आप जानते, चौधरी भी नहीं कहते, तो चक्रवर्ती जो समस्त पृथ्वी का राजा होता है, सबसे श्रेष्ठ राजा। ठीक है, अगला देखें, सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प मतलब सांप, तो इसका पर्यायवाची पहले नंबर पे दिया है भुजंग। ठीक है, भुजंग सर्प का। अगला देखते हैं, सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो सिने एक्सप्रेस आपको बता दें कि इंदौर से प्रकाशित होता है। ठीक है, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ठीक है, तो शीशा या दर्पण कहते हैं आईना को। आप लोग भी बोलते ही हैं शीशा या दर्पण। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचट मतलब आवश्यकता से अधिक, उसको क्या बोलते हैं? औचट, आवश्यकता से अधिक। बिल्कुल रट लीजिए आप इन प्रश्नों को। वृत्ति और मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वृत्ति और मजदूरी, 1 नंबर सही हो जाएगा, वेज। ठीक है, ये सही है। हाँ, आगे देखते हैं, वह देर में सोकर उठता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका शुद्ध रूप? वह देर में, आप ही किसी से बोलते हो तो आप क्या बोलते हैं? आप देर से सोकर, देर से, या वह देर से सोकर उठता है, ये होना चाहिए। तो वह देर से सोकर उठता है, 3 नंबर ठीक हो जाएगा। अब खुद बिल्कुल लगा के देख लीजिएगा। आगे देखें, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? क्या कह रहे हैं? बच्चे और बूढ़े। ठीक है, बच्चे बूढ़े, तो सीधा विलोम आपको दिखा ही रहा है कि बच्चे और बूढ़े विलोम शब्द के अंतर्गत आता है। पर्याय युग में दिया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, पर्याय युग मतलब पर्यायवाची युग में है क्या, ऐसा। अगला देखें, यहाँ पर रस का नाम बतलाना है। तो बिंद के वासी उदासी तपो बृहदारी महा बिनु नारी दुखारे। ठीक है, और गोतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। हैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंजित हार। एक तरह तो तपोव्रतधारी कह रहे, एक तरफ नारी की बात करते हैं, हास्य की प्रकटित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस। पढ़ करके ही आता है, देखो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है रस पहचानने के लिए। आप ऐसे ही हमारे क्वेश्चन लगाते रहें, आपको अभ्यास हो जाएगा। बाकी अलग ट्रिक से हम जो रस पढ़ाएंगे तो उसमें तो आपको रट ही जाएगा। रस का नाम बताओ। जता पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करिवर करहीना अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जिया भय मोही। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे ये पंखों के बिना पक्षी कैसा होता है? अति दीन होता है, दुखी होता है। मणि बिनु फन करिवर करहीना, अब दीनहीन ऐसी जहां पर बात है, आप खुद समझ जाए कौन सा रस होगा। करुणा की बात आ रही है तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। इतना ही समझ सकते हैं। अगला देखें, ये कई बार पूछा गया, कर का अर्थ है। कर मतलब एक तो हाथ होता है, तो हाथ इन 3 में दिया है। ठीक है, फिर दूसरा कर का जो अर्थ है वह किरण भी होता है। ठीक है, और कर का अर्थ एक जो आप कर भरते हैं, टैक्स, तो 4 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे, आदि का अर्थ है, आदि मतलब पहला, प्रथम। ठीक है, तो आदि का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रथम। आगे बढ़ते हैं, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत है? आदि और अंत
मतलब आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब समाप्त, तो क्या हो जाएगा, विलोम शब्द है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। अब है राजभाषा। उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, राजभाषा किस भाषा को कहते हैं, तो आपको बता दें जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। याद रखिएगा, राजभाषा में क्या होता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। अगला देखें, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपको बता दें साहित्य गुंजन इंदौर से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है, इंदौर से। अब है 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। 4 मासों का समूह, इसको क्या कहेंगे, तो 4 मास तो क्या हो जाएगा, चौमासा। ठीक है। और चौराहा किसको कहते हैं, 4 राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे 4 मासों का पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, चौमासा। आपको जल्दबाजी में उत्तर नहीं लगाना है, नहीं तो जल्दी लगा के आगे बढ़ गए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए, इस सामने बिल्कुल हम पेपर के ही प्रश्न लाए हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं। 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं, जिसके 4 पैर होंगे, पैर मतलब पद, तो आप देख लें, चतुष्पद मतलब 4 पैर। ठीक है, इस प्रकार से आप सीधे आंसर लगा सकते हैं। अब देखें, चिरंतन का विलोम होगा। चिरंतन का पहले यदि है किसी चीज का विलोम जानना है तो उसका अर्थ आना चाहिए। चिरंतन मतलब चिरकाल से जो चला आ रहा है, प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, अब आप आसानी से लगा सकते हैं। नश्वर जो मतलब प्राचीन से, चिरकाल से, हमेशा से है, तो वो चिरंतन हो गया। और नश्वर मतलब जो नाश को प्राप्त हो गया, नश्वर हो गया। ठीक है, अगला देखें, वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये सब कुछ आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पर। तो आप जुड़े रहें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हो, चाहे पर्यावरण, चाहे बाल विकास, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलता है। तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, कैसा है, तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, संयुक्त होता है तो और वगैरह लगा रहता है, सरल होता है तो सीधा कि राम घर जा रहा है, रमेश घर जा रहा है, ऐसा हो जाता है, इसलिए मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला देखें, इस वाक्य को सरल कीजिए। इस वाक्य को सरल कीजिए, इसको मतलब सरल में परिवर्तित करना है। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। ठीक है, अब सरल वाक्य बनाना, ये है कैसा, संयुक्त वाक्य है। तुम बाहर गए वह रोने लगा। ठीक है, तो संयुक्त है। अब इसको सरल मतलब तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अब देखो ये कहाँ पर लिखा है, ये 3 नंबर पर, क्योंकि आप खुद सोच लें कि आप जब वाक्य बोलते, किसी से बात करते, तो कैसे बोलेंगे जिससे वो सही प्रतीत हो। ठीक है, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। दोस्तों, अभी तक लाइक ना किया हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे पूरे सिलेबस के अनुसार वीडियो आए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। अब इसको संयुक्त बनाना है, तो कठोर बनो परंतु सा, क्योंकि दोनों बात करेंगे, भाई कठोर तो हो लेकिन सहृदयी भी बनो, केवल कठोर ना रहो। ठीक है, तो कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ये हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला है अलंकार का नाम बताओ। रस, छंद, अलंकार ये तो पूछे जाते हैं, तो अलंकार का नाम बताना है। साथ ही संधि और समास की बहुत अच्छी ट्रिकें के साथ हमने वीडियो पढ़ाया है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो अलंकार का नाम यहाँ पूछा है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये इतना सरल है, इतने बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ इसका कमेंट में उत्तर आप लोग दें। देखते हैं कितने भाई मित्र बंधु सही उत्तर देते हैं और कितनी आपकी तैयारी चल रही है। तो ऐसे प्रश्न निरंतर हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। आगे भी आप प्रश्न ऐसे आपको मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।